किसान आंदोलन में दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के पोस्टर नजर आए, जिस पर विवाद हो गया। आंदोलन के 15वें दिन दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंच पर दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरें लगी नजर आई। इसके अलावा मंच के सामने बैठे एक शख्स के हाथ में भी शर्जील इमाम का पोस्टर दिखा। बताया गया कि प्रदर्शन में शामिल लोग भारतीय किसान यूनियन उग्राहन के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने मंच से यूएपीए एक्ट और दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर सवाल उठा दिया और किसान नेताओं को सलाह दी कि वो इस तरह के लोगों से दूरी बनाएं। मैं किसान नेताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने आंदोलन को हाईजैक मत होने दें। बीच बीच में खालिस्तानी भी आते हैं, बीच में अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं, उनको तुरंत के तुरंत आप पुलिस के हवाले करें। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट में या पहले से हुआ है या हो रहा है, उसको लेके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद। बंगाल दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। एक दिन पहले भी नड्डा को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे और इस बार उनके काफिले को निशाना बनाया गया। हमला उस समय हुआ जब वो डायमंड हार्बर में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुए। सड़क से जब बीजेपी अध्यक्ष का काफिला गुजरा, अचानक दोनों तरफ खड़े लोग आगे बढ़ने लगे। उनके हाथों में टीएमसी के झंडे दिखे। उन्होंने काफिले में शामिल एक बीजेपी नेता से मारपीट करने की भी कोशिश की। गाड़ियों में बैठे लोगों को तो पुलिस ने जैसे तैसे सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन बाइक पर सवार बीजेपी कार्यकर्ता हमला करने वालों के हत्थे चढ़ गए। सड़क किनारे वो लोग उनसे मारपीट करते दिखे। कई लोगों को उन्होंने गिरा दिया तो कई पर डंडे से हमला किया। इस पूरे हंगामे के बीच पुलिस यहां वहां दौड़ती रही। एक बार तो ऐसा लगा कि उसका बवाल करने वालों पर बस ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसके सामने नड्डा के काफिले में शामिल कई लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस वाले बचाकर ले जाते नजर आए। इस बीच जेपी नड्डा की गाड़ी की तस्वीरें भी सामने आईं, जिन पर पत्थर मारने के निशान दिखे। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो सही सलामत डायमंड हार्बर की रैली में पहुंच गए, जहां उन्होंने उन पर हुए हमले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बंगाल का डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। माना जा रहा है कि वहां बीजेपी अध्यक्ष का रैली करना उसी तरह है जैसे शेर की मांद में घुसकर उसे चुनौती देना। लेकिन टीएमसी के सामने ये चुनौती पेश करने से पहले नड्डा और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं पर हमला हो गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमले का तो एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से कांच टूट गए। वीडियो गाड़ी के अंदर से बनाया गया, लिहाजा गाड़ी में मौजूद लोगों की बातों से उनके डर का अंदाजा लगने लगा। जिस समय गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, उस समय सड़क किनारे खड़े लोग बवाल करते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस वालों ने हंगामा करने से रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि विजयवर्गीय की गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते रहे और सड़क किनारे खड़े लोग हुड़दंग करते रहे। बीजेपी नेताओं का काफिला जब अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उनकी हालत ने यह बयां कर दिया कि वो बाल बाल बचे हैं। ज्यादातर नेताओं की गाड़ियों के कांच टूटे दिखे, जबकि कुछ लोगों को हमले में चोटें भी आई। डायमंड हार्बर आते हुए बीजेपी के कारवां पर हमला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा नेता की गाड़ी है, शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। बंगाल पुलिस के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोल चुके पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना के बाद उस पर हमले और तेज कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब ममता सरकार के इशारे पर हुआ। शीशा फोड़ दी पूरी गाड़ी। क्या कहेंगे ममता की पुलिस से? अराजकता है, सब अराजकता। जिसके बाद बंगाल पुलिस ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए सभी नेताओं के सुरक्षित होने की जानकारी दी और मामले की जांच का भरोसा दिया, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो बीजेपी की नीयत पर ही शक जता दिया और उस पर ही हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। बंगाल में इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। वो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक है। यही वजह रही कि नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गईं। बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के विरोध में पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया और पूरे राज्य में प्रदर्शन किया।
पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग शहरों में 2 घंटे प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरे। कोलकाता में तो बंगाल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। शाम 4 बजे से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शन वाली जगह पर जाम लग गया, सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच एक कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गया और ममता सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने लगा। इससे पहले इन लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ खूब नारे लगाए। अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मानव श्रृंखला भी बनाई। थोड़ी ही देर बाद वहां लॉकेट चटर्जी और शांतन बसु समेत सौमित्र खान और दूसरे बीजेपी नेता भी पहुंच गए और सड़क पर बैठ गए। धरना खत्म होने के बाद ये सभी लोग राज्यपाल से मिलने गए। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से मिलकर बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगी। हम लोग राष्ट्रपति शासन मांग कर रहे हैं इसलिए कि ममता बनर्जी वोट नहीं होने देंगे। राज्य में कानून व्यवस्था का हवाला देकर बंगाल बीजेपी के नेता पहले भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं और चुनावी सरगर्मी तेज होते ही इस मांग ने फिर जोर पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक दिन पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और इस घटना के विरोध में कैलाश विजयवर्गीय के गृह शहर इंदौर में बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने टीएमसी को इस हमले के लिए जिम्मेदार मानते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग ममता बनर्जी के पुतले को हाथों और चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि इस हमले में उसके कई लोग जख्मी हो गए। राष्ट्रीय महासचिव जी को चोट लगी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी फोड़ दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की। अमेरिका के टेक्सास में निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट प्रोटोटाइप टेस्ट फ्लाइट के दौरान ब्लास्ट हो गया। पृथ्वी से लोगों को मंगल ग्रह की सैर कराने के लिए बनाए जा रहे स्टारशिप रॉकेट ने उड़ान तो आराम से भर ली, लेकिन लैंडिंग के वक्त उसमें जोरदार धमाका हो गया और जो रॉकेट आसमान में शान से उड़ रहा था वो जमीन पर चकनाचूर होता नजर आया। धरती को छूते ही ये रॉकेट फट पड़ा। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। इस खतरनाक धमाके की वजह से आग के शोले ऐसे भड़के कि रॉकेट का नामो निशान ही मिट गया। हालांकि इससे पहले तक सब ठीक जा रहा था। लगभग 16 मंजिला इमारत जितने ऊंचे इस रॉकेट ने जैसे ही लॉन्च पैड से उड़ान भरी, लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उड़ते उड़ते रॉकेट आसमान में 41,000 फीट की इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया कि कुछ पल के लिए आंखों के सामने से ओझल ही हो गया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ असली धमाल। यह हाईटेक रॉकेट हवा में अपनी दिशा बदलने लगा। ऐसा लगा मानो वो आसमान में करतब दिखा रहा हो। हालांकि 6.5 मिनट तक उड़ान भरने के बाद जैसे ही रॉकेट जमीन पर पहुंचा, उसमें विस्फोट हो गया। इससे पहले इसी महीने इस रॉकेट का टेस्ट 4 बार टाला गया। 2 दिन पहले तो तकनीकी खराबी की वजह से बिल्कुल ऐन मौके पर टेस्ट लॉन्च रद्द कर दिया गया था। ब्रिटेन में अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर के बनाए टीके के इस्तेमाल से 2 कोरोना मरीज बीमार हो गए। CNN की रिपोर्ट है कि पहले ही दिन फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि ये दोनों मरीज पेशे से स्वास्थ्यकर्मी हैं और उन्हें पहले से एलर्जी की समस्या थी, जिसके बाद ये चेतावनी जारी की गई कि ऐसे किसी भी मरीज को ये टीका न दिया जाए जैसे किसी दवा या खाने की चीज से एलर्जी हो। हालांकि ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि वैक्सीन से एलर्जी का सामना करने वाले दोनों मरीज अब पहले से ठीक हैं। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन सरकार ने फाइजर को उनकी बनाई वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। कोटा अस्पताल में बच्चों की मौत पर जांच के आदेश दिए गए। राजस्थान के कोटा में पिछले 24 घंटों में 9 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिस पर भारी हंगामा हो गया। बच्चों के घर वालों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने बच्चों की सही देखरेख नहीं की। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया और मौत के पीछे बीमारी को वजह बताया। हालांकि हंगामा बढ़ने पर इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। मुंबई की नगरपालिका बीएमसी के कमिश्नर ने कोरोना संकट के बीच लोगों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए रात का कर्फ्यू लगाने की चेतावनी दी। पिछले हफ्ते बीएमसी ने मुंबई की कुछ पब में छापा मारा था और वहां कई लोग तय वक्त से भी देरी तक बैठकर पार्टी करते पकड़े गए थे। बीएमसी के कमिश्नर ने चेतावनी दी कि अगर लोग नहीं सुधरे तो वो राज्य सरकार से रात का कर्फ्यू लगाने की मांग करेंगे। जयपुर पुलिस के 16 पुलिसकर्मियों को रेत माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद आरोपी पुलिस वालों पर यह कार्रवाई की गई।
शिरडी के साईं मंदिर के बाहर सभ्य कपड़े पहनने की अपील वाला बोर्ड हटाने के लिए तृप्ति देसाई अपनी समर्थकों के साथ निकल पड़े, लेकिन शिरडी पहुंचने से पहले ही उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और इस दौरान महिला पुलिस के साथ तृप्ति देसाई की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस तृप्ति के साथ आई बाकी महिलाओं को बस में बिठा चुकी थी। बस के पास पहुंचते ही तृप्ति देसाई को समझ आ गया कि उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। अचानक उन्होंने महिला पुलिसकर्मी का हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। फौरन महिला पुलिस ने उन्हें फिर दबोच लिया। इस बार तृप्ति को जबरन खींचते हुए बस में बिठाना पड़ा। तृप्ति देसाई अपनी समर्थकों के साथ एक बस में शिरडी के लिए रवाना हुई थी, जिसका ऐलान उन्होंने पहले से ही कर दिया था। फिर रोका, फिर भी हम आगे जाएंगे और बोर्ड हटाएंगे। तृप्ति को तिलक लगाकर और आरती उतार कर रवाना किया गया। बस में पूरे रास्ते तृप्ति देसाई के समर्थन में नारे लगते रहे, लेकिन पुलिस की तैयारी तृप्ति देसाई से ज्यादा दिखी। अर्धसैनिक बल का महिला दस्ता और महिला पुलिसकर्मी पहले से ही अहमदनगर जिले की सीमा पर तैनात हो गई। शहर में दाखिल होने से पहले ही तृप्ति देसाई और उनकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया गया। सरकार ने धरने पर बैठे किसान संगठनों को फिर बातचीत का न्योता दिया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर धरने पर बैठे किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी। जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान संगठन नहीं माने और आंदोलन तेज करने का दावा कर दिया। हमें ऑप्शन भेजी गई थी, उसको कल ऑल इंडिया मीटिंग में रद्द कर दिया गया। उसमें कोई नया बात नहीं थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल बैठक में उन्होंने सभी देशों से बायो टेररिज्म और कोरोना खतरे से निपटने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का सुझाव दिया। इसी बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। आसियान संगठन दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग समेत कई मामलों पर काम करता है। We also need to continue our efforts to address the threats of bioterrorism, translational trafficking and pandemic diseases. जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए 5वें चरण का मतदान हुआ। इस दौरान ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। जिला विकास परिषद के चुनावों में लोगों का उत्साह देखने को बन रहा है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ छात्रों से बात की और बताया कि सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से काफी पहले परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर देगा। कोरोना संकट की वजह से मार्च से स्कूल बंद है, लेकिन छात्रों के मन में इससे जुड़े कई सवाल थे। छात्रों के इन्हीं सभी सवालों का शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। घोषित तिथियों में आपको तो पाठ्यक्रम में उसकी तैयारी करने का आपको मौका मिलता है। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी में 2 लोगों की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। केस रजिस्टर करने के बाद 2 लोग तो गिरफ्तार कर चुके हैं। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में एक रैली को संबोधित करने के लिए जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। नड्डा के बंगाल आने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इसी बीच पथराव किया गया। काफिले में शामिल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। वो बाल बाल बच गए। दोनों ही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेताओं की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। वहीं इस घटना के बाद अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमले को ममता सरकार की बौखलाहट बताया और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता जी हमेशा सच्चाई को छुपाने का प्रयास करती हैं। यहाँ बंगाल में अराजकता प्रकाष्ठा पर है। लॉलेसनेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। यही हमको देखने को मिला है। लेकिन बंगाल की जनता जागृत जनता है। वो चुनाव में जवाब देना जानती है और उन्होंने तय कर लिया है। ममता जी की ज़मीन खिसक चुकी है, इस कारण से उनको बौखलाहट है। वेस्ट बंगाल की सरकार का ये कृत्य न केवल अराजकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की गंभीर और बदहाल स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। निश्चित रूप से जब चुनाव होगा, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर जो
उनने हमला किया है वहाँ के राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो जो गुंडों ने, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये तानाशाही रवैया है। आज जो पत्थर राष्ट्रीय अध्यक्ष के गाड़ी पर फेंका गया है, आने वाले दिन में उसी पत्थर से टीएमसी का कब्र खुदेगा और उस पर एक स्मारक बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर एक वेबिनार के जरिए छात्रों के सवालों के जवाब दिए। शिक्षा मंत्री से इंजीनियरिंग के लिए होने वाली जेईई परीक्षा और मेडिकल के लिए होने वाली नीट परीक्षा पर कई सवाल पूछे गए। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि शिक्षा मंत्री ने इन परीक्षाओं पर सरकार का रुख साफ किया और यह दावा किया कि अगले साल जेईई और नीट की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और परीक्षाओं की तारीख का जल्द ऐलान होगा। हालांकि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं को कराने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तक नीट की परीक्षाएं ऑफलाइन होती रही, यानी छात्र एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लिखकर परीक्षा देते रहे, लेकिन अब नीट की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वेबिनार में शिक्षा मंत्री से जेईई और नीट की परीक्षाओं का सिलेबस कोरोना संकट की वजह से घटाने पर भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने दावा किया कि ऐसे सुझावों पर गौर किया जाएगा और परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को पूरा वक्त दिया जाएगा। अमेरिका के शिकागो से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक ऑटो पार्ट्स का गोदाम आग की लपटों से घिरा दिखा। यह आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग भड़कते ही वहां से भीषण लपटे और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लपटों से उठते धुएं ने पूरे इलाके को अपने अंदर समा लिया। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और बिना देरी किए उन्होंने धधकते गोदाम पर चारों तरफ से पानी की बौछार शुरू कर दी। आग इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कई हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी। हादसे के वक्त गोदाम में ऑटो पार्ट्स के अलावा कई गाड़ियां भी थी, लेकिन आग बुझने तक वो सभी सामान और गाड़ियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के 250 कर्मचारियों और 90 गाड़ियों को लगाया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया। कोर्ट ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में 15 दिसंबर से पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, ताकि चार धाम मंदिर से लेकर त्रिवेणी म्यूजियम तक चौड़ी सड़क बनाई जा सके। कोर्ट के इस आदेश पर प्रशासन ने मशीनों की मदद से अवैध इमारतों और मकानों को ढहाना शुरू कर दिया। ये कार्रवाई कई घंटों तक चली। अतिक्रमण हटाने से पहले ही वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि कोई हंगामा न हो। जैसे कई घर और भी हैं जो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाएगा। प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि कई साल से डेरा जमाए हुए लोग इतनी आसानी से नहीं हटेंगे, इसलिए जिले के आला अधिकारी भी खुद वहां मौजूद रहे। दुकान और छत के अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई है। नई सड़क के बनने से लोगों को महाकाल मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। के बाद एक आए 2 भूकंपों से ताइवान हिल गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक पहला भूकंप सुबह करीब 11 बजे पूर्वी ताइवान में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 आंकी गई, जबकि इसके कुछ घंटों बाद ही वहां शाम करीब 6:30 बजे उत्तरी ताइवान में फिर भूकंप आया और इस बार भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई, जो पहले वाले भूकंप से कहीं ज्यादा थी। बताया गया कि इस दौरान करीब 15 सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां दहशत फैल गई। हालांकि अभी तक इन दोनों भूकंपों से होने वाले नुकसान का पता नहीं चल सका। मुंबई के एक इलाके से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई। बताया गया कि कार की दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद उसने आग पकड़ ली और देखते ही देखते वो तेज लपटों में घिर गई। दूर से देखने पर वो किसी आग के गोले जैसी ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। कार के चारों तरफ से उठ रही लपटों को देख दमकल कर्मी भी दूर से ही पानी की बौछार करते नजर आया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रोक दिया गया। बताया गया कि हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे जो सुरक्षित बच गए। पहले उधर के बाजू में हो गए। हालांकि काफी मेहनत के बाद आग बुझा ली गई और ट्रैफिक भी खोल दिया गया। खबरें हैं कि चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल बनाने की तैयारी में। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इस फैसले पर मोहर लगते ही सबसे पहले नए मतदाता इंटरनेट से वोटर कार्ड डाउनलोड कर वोट डाल सकेंगे, जबकि जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है वो लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए अपनी जानकारी मुहैया कराकर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
हालांकि मौजूदा वोटर कार्ड भी मतदाता के पास रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई आदमी दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद वहां का मतदाता बनना चाहता है तो वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। इसके अलावा अगर किसी का वोटर कार्ड खो गया और नए कार्ड के लिए उसने फॉर्म भर रखा है तो वो भी अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले पर मोहर लगने के बाद अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में यह सुविधा शुरू हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। एक और बीजेपी ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है, वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी करार दिया है। ममता ने इस घटना को बीजेपी का प्लान बताया है। লোকের কাজ করে না, কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে। একটা নেতার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যাবে? 50টা গাড়ি যদি যায়, একটা গাড়ি তো আরেকটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়েও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এটা তো তোমাদের লাইফ রিস্ক থাকে, এটা তোমরা পার্টিকে কন্ট্রোল করতে পারো না। गाड़ियां टूटी और पत्थर चले, बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो भी हुआ बीजेपी उसके पीछे है और नाटक कर रही है, अपने ही लोगों को सजा करके ये घटना जो है इसको अंजाम दिलाया। ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से उन्होंने जीवन गुजारा है और इसी तरीके से उनको अभी तक किसी का चैलेंज मिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज मिला है, उनको समझ में आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। यूरोपीय देश अल्बानिया में पुलिस की गोली से एक आदमी की मौत हो गई, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने बाहर निकले उस आदमी को गोली मार दी, जिसके बाद राजधानी तिराना में जमकर हंगामा शुरू हो गया। कर्फ्यू के बावजूद हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए और अपना विरोध जताने के लिए सरकारी इमारतों को निशाना बनाने लगे। सामने आई एक तस्वीर में लोगों ने अल्बानिया के आंतरिक मामलों के मंत्री के दफ्तर में भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई। विरोध प्रदर्शन के साथ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया। इससे भी जब लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने आगजनी शुरू कर दी। क्रिसमस को लेकर की गई सजावट को खास तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। एक इलाके में तो गुस्साए लोगों ने क्रिसमस ट्री को भी आग के हवाले कर दिया। राजधानी के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि हंगामा शांत हो सके। इसके अलावा शहर भर में पुलिस ने मार्च भी निकाला। अगले 2 दिनों में दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान जताया, जिसके बाद राजधानी में ठंड और बढ़ सकती है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के मेढर और मनकोट सेक्टर में गोलाबारी की गई। इस गोलाबारी का भारतीय सुरक्षा बल ने भी करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के 2 जवान ढेर कर दिए गए जबकि 6 घायल हो गए। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को भी तबाह कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन वेस्टइंडीज के साथ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उनकी पत्नी जल्द मां बनने वाली हैं और वो अभी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। पहले टेस्ट मैच में केन विलियमसन ने 251 रनों की शानदार पारी खेली थी। मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच सुबह से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। कांग्रेस नेता श्रावण दासोजू ने तेलंगाना राज्य के गठन में सोनिया गांधी की अहम भूमिका होने का दावा किया और सीएम के चंद्रशेखर राव से सोनिया गांधी की जीवनी स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की अपील की। अमेरिका के कैंसस राज्य से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक हाईवे पर हुए खतरनाक हादसे में 24 साल के ट्रक ड्राइवर को संभलने तक का वक्त नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की वजह से हाईवे को कुछ घंटों के लिए बंद भी किया गया। क्योंकि कैंसस राज्य में हादसे का शिकार हुआ वो ट्रक आग का गोला बन गया, जिसे बुझाने के लिए कई दमकल कर्मी पसीना बहाते दिखे। असल में हुआ ये कि ये ट्रक हाईवे पर बने इस पुल पर चल रहा था, लेकिन चलते चलते वो बेकाबू हो गया और पुल की रेलिंग तोड़कर कई फीट नीचे दूसरे हाईवे पर जा गिरा। हादसे में ट्रक का कचूमर तो निकला ही, उसने आग भी पकड़ ली और जब तक दमकल कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे, ट्रक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जब ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए नीचे सड़क से कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो जान और माल का नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। उत्तर प्रदेश में जालौन के कांग्रेस दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बवाल तब हुआ जब राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव पर वहां समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें जिले के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे, लेकिन किसी बात पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुट आमने सामने आ गए,
जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे से तू-तू मैं करते नजर आए। दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगी। देखते देखते उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर में दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो जाएगी। इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता बीच बचाव करते दिखे, लेकिन हंगामा शांत करने की तमाम कोशिश के बाद भी कांग्रेस दफ्तर में काफी देर तक बवाल होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों गुटों के लोगों को समझा बुझाकर शांत करा लिया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने हंगामा करने वाले लोगों पर कार्रवाई के संकेत दिए। संगठन का एक अनुशासन होता है, उसको सबको मानना चाहिए। आरोप यह भी है कि हंगामा कर रहे कांग्रेस के लोगों ने मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की। आधार कार्ड की तरह वोटर कार्ड भी डिजिटल फॉर्मेट में आ सकता है। आधार कार्ड की तरह चुनाव आयोग वोटर कार्ड के डिजिटल फॉर्मेट की तैयारी में है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद कोई भी मतदाता वोटर कार्ड को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकेंगे और डाउनलोड किए गए वोटर कार्ड से ही वोट डाल सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की और निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगी कंपनियों ने भरोसा दिया कि 2022 तक एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यूपी के हरदोई में एक महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। महिला ने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि आरोपी युवक उसे दिल्ली ले जाकर बेचना चाहता था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रख दी। नए संसद भवन में ज्यादा सांसदों के बैठने की जगह होगी और कामकाज के लिए सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। शुकम दधानाम वसुधा भजामहे। मंत्रियों, सांसदों और नेताओं के अलावा सभी धर्मों के धर्माचार्य भी बुलाए गए, जिन्होंने अपने अपने मजहब के हिसाब से प्रार्थनाएं की। फिर प्रधानमंत्री ने पर्दा खींचकर औपचारिक रूप से नए संसद भवन की आधारशिला रखी। जब देश 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तो ये संसद बनकर पूरी तरह से तैयार होगी। संसद की पुरानी इमारत 93 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए संसद की एक नई और बुलंद इमारत बनाने का फैसला लिया गया। ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत राजपथ पर सभी सरकारी इमारतों की कायापलट की जाएगी। हालांकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन तो 2024 की रखी गई है, लेकिन संसद भवन 21 महीनों में बनकर तैयार हो सकता है। मौजूदा संसद भवन बनाने का काम 1921 में शुरू हुआ था, जिसका पूरा डिजाइन एडविन लटिन्स और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। 1927 में मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था, जबकि 93 साल पुरानी संसद की इमारत की जगह लेने के लिए जो नई इमारत बनेगी उसका डिजाइन गुजरात की एक कंपनी HCP डिजाइन ने तैयार किया। पुरानी संसद को बनने में 6 साल लगे, जबकि उस वक्त इस पर 83 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि नई इमारत 971 करोड़ की लागत से 21 महीने में बनकर तैयार होगी। पुरानी इमारत में लोकसभा में 543 सांसदों के बैठने की जगह है, जबकि नई इमारत में 888 सांसदों के बैठने की जगह होगी। इसी तरह राज्यसभा में भी ज्यादा सांसद बैठ पाएंगे और पुरानी इमारत की 245 सीटों के बजाय नए संसद भवन में 384 राज्यसभा सांसद बैठ पाएंगे। हालांकि शिलान्यास के बावजूद नए संसद भवन का निर्माण अभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्माण पर रोक लगाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर ही निर्माण का काम शुरू होगा। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारत जल्द ही रिमोट से चलने वाली बेहद घातक गन खरीदेगा। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि स्मैश 2000 नाम की इस गन को भारत इजराइल से खरीदेगा, जिसके अगले साल की शुरुआत में नौसेना को मिलने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआत में इस गन को सीमित संख्या में ही खरीदा जाएगा। कुछ रोज पहले ही नौसेना प्रमुख ने भी ड्रोन हमलों से निपटने के लिए इस गन को खरीदने की बात कही थी, क्योंकि रिमोट से चलने वाली ये गन करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। हाल ही में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या में भी इस गन के इस्तेमाल का दावा किया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें धमाके के बाद एक मकान आग की लपटों में घिरा दिखा। ये धमाका कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन धमाके के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसने लोगों को दहशत से भर दिया।
न्यूयॉर्क के जिस मकान में धमाका हुआ वो आग की चपेट में आकर दधकता दिखा। लपटों से निकलने वाला धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कई लोग घटना वाली जगह पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। इस काम में दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया, साथ ही हाइड्रोलिक क्रेन का भी इस्तेमाल किया गया। इन सभी चीजों के बाद भी आग को पूरी तरह बुझाना आसान नहीं रहा, क्योंकि वहां से उठता धुआं फायर ब्रिगेड की टीम के सामने रुकावट पैदा कर रहा था। हालांकि काफी मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन तब तक वो मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। धमाके की वजह से मकान का एक हिस्सा ढह भी गया। इसके अलावा पास के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया के लामपुंग से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां 12 साल का एक बच्चा पतंग के साथ उड़ते हुए अचानक जमीन पर आ गिरा। बताया गया कि खुद से 3 गुना बड़ी पतंग उड़ा रहा वो बच्चा उसकी डोर में फंस गया और कुछ सेकंड तक हवा में उड़ने के बाद जमीन पर आ गिरा। ड्रैगन के आकार जैसी दिखने वाली पतंग के साथ साथ वो जमीन से 30 फीट ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद डोर टूटी और अगले ही पल वो सिर के बल नीचे आ गिरा। बच्चे के साथ ही पतंग के आगे का हिस्सा भी टूटकर नीचे आता नजर आया। यह हादसा लामपुंग प्रांत में एक स्कूल के पास हुआ, जहां पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता चल रही थी। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके शरीर में 6 जगह फ्रैक्चर हो गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं से इस मामले में सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि वो किसानों के साथ किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी के आगे भी जारी रहने का भरोसा देते हुए कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसान संगठनों से चर्चा अभी जारी है, ऐसे में आंदोलन के अगले चरण का ऐलान करना उचित नहीं है। हमने लिखित प्रस्ताव उन्हें दे दिया है। इस प्रस्ताव में उनको लगता है कि कोई बात उनकी रह गई है तो चर्चा करनी चाहिए। जो हमने कहा है उसमें शब्दावली में कोई उनको आपत्ति है तो भी चर्चा करनी चाहिए। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब वार्ता टूट जाए तो आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा करना उचित होता है। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से यूनियंस को आग्रह करूंगा कि वो अपने अगले चरण के आंदोलन को वापस लेकर वार्ता के माध्यम से ही रास्ता खोजना यह उचित रहेगा।